नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत की जीडीपी ग्रोथ पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में 7.8% रही। इससे अधिक जीडीपी ग्रोथ अप्रैल-जून 2022-2023 में 13.1% रही थी। इसके साथ ही भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बना है। हालांकि अपनी हालिया द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा में आरबीआई ने जून तिमाही के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 8% आंकी थी। इंडिया गठबंधन में अलग अलग नेता अपने नेता को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि नेताओं का ऐसा कहना कुछ हद तक ठीक है। प्रियंका ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि पीएम उम्मीदवार कौन हो तो मैं कहूंगी कि उद्धव ठाकरे होनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी में हर कोई डरा रहता है। भाजपा में हर कोई प्रधानमंत्री पद के लिए सिर्फ एक ही नाम ले सकता है। अगर वो नितिन गडकरी का नाम ले लें तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। साइबर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोहों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब उन अपराधियों ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। अब ताज़ा मामला सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के नाम पर भी लोगों से ठगी करने की कोशिश की जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को सचेत किया है। कोर्ट की रजिस्ट्री के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट से मिलती जुलती एक नकली वेबसाइट बनाई गई है। इस नकली वेबसाइट के जरिए हैकर्स आम लोगों की निजी और गोपनीय जानकारी एकत्र कर रहे हैं। ये फर्जीवाड़े और इसके बाद जारी की गई एडवाइजरी से स्पष्ट है कि जामताड़ा और मेवात से बैठकर दुनिया भर में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोहों का शिकार अब सुप्रीम कोर्ट भी हो गया है। इस फिशिंग हमले के बारे में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया है ताकि इस मामले की जांच की जा सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश खासी चर्चा में हैं। वो सुर्खियों में इस वजह से हैं क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में लीक से अलग हटकर उन्होंने कई मंत्रियों पर फिर से शिकंजा कस दिया था। सभी को लगता था कि अब वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो राजनेताओं की सेहत को खराब करने वाला हो, लेकिन जस्टिस आनंद ने फिर से मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। अब की बार उनके निशाने पर तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम आ गए हैं। दरअसल जस्टिस आनंद वेंकटेश ने 10 साल से ज़्यादा पुराने एक फैसले की समीक्षा का फरमान सुनाया है जो तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यानी डीवीएसी को भी निशाने पर लिया है। उनका कहना था कि सरकार बदलते ही करप्ट नेताओं पर अंकुश लगाने के मकसद से खड़ा किया गया एंटी करप्शन ब्यूरो भी बदल गया है। उसने पनीर सेल्वम की हर तरह से मदद की है। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस आनंद ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम और उनके रिश्तेदारों को दिसंबर 2012 में बरी किए जाने के बाद से शुरू किए गए आपराधिक पुनरीक्षण मामले पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। एक निचली अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी को राहत दी थी। जस्टिस ने पनीर सेल्वम, उनकी पत्नी और बेटे, उनके 2 भाइयों और उनकी पत्नियों को 27 सितंबर को सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य सरकार को भी नोटिस देने का आदेश दिया। उसे 27 सितंबर तक जवाब देना है। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं से एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा पर जा रही हैं। राजे इससे पहले राज्य में चुनावी यात्राओं का नेतृत्व कर चुके हैं जो राजसमंद के 4 भुजा नाथ मंदिर से शुरू हुई थी। लेकिन इस बार भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा नाम से 4 यात्राएं निकालने का फैसला किया है और प्रत्येक यात्रा की शुरुआत एक केंद्रीय नेता द्वारा की जाएगी। पिछले चुनावों में जब उन्होंने यात्रा का नेतृत्व किया था तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा थीं, लेकिन इस बार पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसलिए इस बार कोई चेहरा पेश नहीं किया गया है। इस बार पार्टी ने एक की बजाय 4 परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला किया, लेकिन वसुंधरा राजे का परिवर्तन यात्रा में जाना साफ नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले धार्मिक यात्रा पर वसुंधरा राजे का जाना बीजेपी को चुनौती हो सकती है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि इससे पहले संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चला था। इसको लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि न्यूज़ को मैनेज करने का मोदी स्टाइल। आज समाचारों में मोदानी घोटाले पर नए खुलासे छाए हुए हैं। कल मुंबई में इंडिया पार्टियों की बैठक होगी और इसको काउंटर करने के लिए मोदी ने संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की घोषणा कर दी।
जबकि मानसून सत्र 3 सप्ताह पहले ही समाप्त हुआ है। जयराम रमेश ने कहा कि बहरहाल जेपीसी की मांग संसद के अंदर और बाहर गूंजती रहेगी। 18 से 22 सितंबर तक बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र पर एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ी घबराहट का संकेत है। उसी तरह की घबराहट जैसी घबराहट तब हुई थी जब मैं संसद भवन में बोला था। एक घबराहट की वजह से अचानक उन्हें मेरी संसद सदस्यता रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा, इसलिए मुझे लगता है ये घबराहट है क्योंकि ये मामले प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हैं। जब आप अडानी मामले को छूते हैं तो प्रधानमंत्री बहुत असहज और घबरा जाते हैं। अडानी समूह पर राहुल गांधी ने आज फिर बड़ा हमला किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होने मुंबई पहुंचे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ये सरकार अडानी समूह की जांच क्यों नहीं करा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मामले में जेपीसी का गठन कर गहन जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक से पहले ये मामला सामने आया है और ये देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है। राहुल गांधी ने कहा कि साफ होना चाहिए कि देश से बाहर भेजा गया $1 अरब किसका पैसा है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां गौतम अडानी से पूछताछ क्यों नहीं कर रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा माहौल G20 का है, ये दुनिया में भारत की स्थिति को लेकर है। भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आर्थिक माहौल में पारदर्शिता और व्यापार में समान अवसर हों। दो प्रमुख वैश्विक अखबारों ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सेबी की जांच में अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी गई और ऐसा करने वाले व्यक्ति फिर अडानी समूह के ही कर्मचारी बन गए। वो अब एनडीटीवी में डायरेक्टर हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में कहा कि जांच हुई, सेबी को सबूत दिए गए और सेबी ने गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी, तो साफ है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी ने कहा कि G20 के नेताओं के यहाँ आने से ठीक पहले वो पूछ रहे होंगे कि ये कौन सी विशेष कंपनी है जिसका स्वामित्व प्रधानमंत्री के करीबी सज्जन के पास है और भारत जैसी अर्थव्यवस्था में इस सज्जन को मुफ्त यात्रा क्यों दी जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूछा कि पहला सवाल ये उठता है कि ये पैसा किसका है, ये अडानी का पैसा है या किसी और का है। इसके पीछे के मास्टरमाइंड विनोद अडानी नामक एक सज्जन हैं जो गौतम अडानी के भाई हैं। पैसे की इस हेराफेरी में दो अन्य लोग भी शामिल हैं। एक सज्जन है जिनका नाम नासिर अली शवान अहली है और दूसरे एक चीनी सज्जन है जिनका नाम चांग चुंग लिंग है। तो दूसरा सवाल उठता है कि इन दोनों विदेशी नागरिकों को भारत के बुनियादी ढांचे के साथ खेलने की अनुमति क्यों दी जा रही है। गौतम अडानी के अगुवाई वाले अडानी ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की इस रिपोर्ट को गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ शेयर किया गया है। इसमें अडानी ग्रुप के मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल का पहली बार खुलासा करने का दावा किया गया है। इसके मुताबिक ग्रुप की कंपनियों ने 2013 से 2018 तक गुपचुप तरीके से अपने शेयरों को खरीदा। नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP का दावा है कि उसने मॉरिशस के रास्ते हुए ट्रांजैक्शंस और अडानी ग्रुप के इंटरनल ईमेल्स को देखा है। उसका कहना है कि उसकी जांच में सामने आया है कि कम से कम 2 मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं। गुरुवार को आई OCCRP की रिपोर्ट में 2 निवेशकों नसीर अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग का नाम लिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये लोग अडानी परिवार को लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर्स हैं और उसने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं दोनों की जांच की है। अडानी ग्रुप ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि समूह से जुड़ी कंपनियों ने भारतीय शेयर बाजार में लाखों डॉलर का निवेश कर अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदे। ये रिपोर्ट जॉर्ज सोरोस की संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने जारी की है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हैं। ये रिपोर्ट आधारहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पुनर्जीवित करने के लिए जॉर्ज सोरोस की संस्था और विदेशी मीडिया के एक वर्ग की कोशिश है। एक स्वतंत्र निर्णायक प्राधिकारी और अपैलेट ट्रिब्यूनल दोनों ने पुष्टि की थी कि सारे लेन देन कानून के अनुसार थे। बता दें, फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियां सालों तक सीक्रेट तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदती रही हैं। ये वो समय था जब अडानी की कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी और वो देश के सबसे अमीर शख्स बन गए थे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपनी पार्टी बीजेपी में ही मुश्किल पैदा करने लगे हैं। इसके कारण कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंशी सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र वाले ग्वालियर चंबल संभाग में चंद दिनों के अंदर भाजपा छोड़ने वाले चौथे नेता हैं। वीरेंद्र रघुवंशी ने अपने इस्तीफे में किसानों के ऋण पत्र के मुद्दे पर सिंधिया पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। रघुवंशी ने इस्तीफे में कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहते हुए कांग्रेस सरकार गिराई थी कि किसान कर्ज माफी नहीं की जा रही है, लेकिन उसके बाद से उन्होंने आज तक कर्ज माफी की बात तक नहीं की है। शिवपुरी जिले समेत पूरे प्रदेश में सहकारी बैंक में हो रहे घोटाले का जिक्र भी उन्होंने किया। कहा है कि किसान परेशान हैं, लेकिन किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही अपने पत्र में सिंधिया के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि मैं अपनी पीढ़ा मुख्यमंत्री को बता चुका हूं, नए भाजपाइयों से पुराने लोग तरसते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वहीं रघुवंशी अपने भावी कदम पर मौन हैं। कांग्रेस में जाने के बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनसे पहले भाजपा छोड़ने वाले तीनों नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि रघुवंशी 2 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। भारत और चीन में मामले से परिचित सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद अगले सप्ताह नहीं आएंगे। 2 भारतीय अधिकारियों, चीन स्थित एक राजनयिक और एक अन्य G20 देश की सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ली क्यांग के नई दिल्ली में 9-10 सितंबर की बैठक में बीजिंग का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। इस संबंध में भारतीय और चीनी विदेश मंत्रालयों के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए नेताओं की होड़ मुंबई में लग गई है। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बाकी नेता भी पहुंच चुके हैं और मीडिया से बात की है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि हमारी जो भी पहचान इस दुनिया में है वो इंडिया है। उनको दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि इंडिया अच्छा काम कर रही है। मैं युवाओं से कहूंगी कि उन्हें गांधी जी के प्यार, सम्मान और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया की इस बैठक के कई मायने हैं। जनता खुद चाहती है कि उनके सामने एक सही विकल्प रखा जाए। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने वाले लोगों को जनता करारा जवाब देना चाहती है। अगर हम एकजुट नहीं होते तो जनता माफ नहीं करती। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया के मायने हैं कि हम सभी एकजुट होकर देश से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हटाएं। हमारा फर्ज है कि देश की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ मिलकर लड़ें। वहीं अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा है कि इंडिया नाम ही अपने आप में बड़ा है, इस नाम से ही बीजेपी में घबराहट है। बीजेपी को अब समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा है कि विपक्ष के गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है। ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं यह गठबंधन सफल ना हो जाए, लेकिन यह गठबंधन भारत के करोड़ों लोगों का है, जिसका फेल होना असंभव है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन देश को जोड़ने के लिए है। इस देश में बहुत सारी चीजें टूट गई हैं, सपने बिखर गए हैं। ये गठबंधन उन्हें समेटने के लिए है, इस देश की चोट को भरने के लिए है। वहीं सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि इंडिया के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया ने प्रधानमंत्री और भाजपा को हतोत्साहित कर दिया है। इसके अलावा बाकी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर निशाना साधने के साथ इंडिया गठबंधन की तारीफ की है। गोवा की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के गोवा प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में हुई है। पालेकर पर आरोप है कि उन्होंने हादसे के मामले में एक गलत शख्स को गाड़ी का ड्राइवर बताकर पुलिस के सामने पेश किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस खबर की पुष्टि करते हुए एक वीडियो साझा किया है। पालेकर इस वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं, ये सब डर्टी पॉलिटिक्स है, मेरा इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी छवि को खराब करने का प्रयास है। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की अधिकारी जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। जया ये पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। वो अनिल कुमार लाहौटी की जगह लेंगी और 1 सितंबर 2023 को पदभार ग्रहण करेंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।